जी, अहमदाबाद में मैं 2005 के साल में गया था एमबीए करने के लिए, जी। जहाँ पर 2005 से 2007 तक मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में एमबीए किया। 4 साल की जर्नी के दौरान मैंने मार्केट के अंदर जो अपना एक नेटवर्क था, उस नेटवर्क को बिल्ड किया। तो क्या दिक्कतें आई आपको ये शुरुआत में और फिर आपने इसको मैनेज कैसे किया? देखिए, ग्रीन हाउस गैस में तो कई सारी हानिकारक प्रदूषण करने वाली गैसेस सम्मिलित होती हैं। देखिए, जब मैंने 2012 में शुरुआत करी थी तो आई वाज वन मैन आर्मी। तो आज कितनी टीमें आपके पास में और कितने क्लाइंट्स के लिए आप काम कर रहे हैं? एक ग्लोबल लेवल पर हम अपने प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। कार्बन क्रेडिट और 360 डिग्री सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के तौर पर हमारी कंपनी जानी जाती है। तो कितने देशों में काम चल रहा है? तो जब आप निकले थे तब से लेकर के अब तक में बांसवाड़ा के अंदर क्या बदलाव देखा और यहाँ पे किन और चीज़ों की ज़रूरत है? करियर अपॉर्चुनिटीज़ और सबसे ज़्यादा करियर गाइडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ वो बांसवाड़ा में बिल्कुल नहीं थी। सबसे सेफेस्ट सोर्स माना जाता है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। आप बांसवाड़ा से इतने दूर रहते हैं, देश विदेश में घूमते हैं, तो आपको वागड़ कितना याद आता है? चाहे देश विदेश में हम कितना भी घूम लें, आप अपनी कर्म भूमि बदल सकते हैं, आप अपनी जन्मभूमि कभी नहीं बदल सकते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। नमस्कार, बीबीसी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत पाठक राही। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए मेहमानों से बातचीत करते हैं और उस बातचीत में समझने की कोशिश करते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी से कुछ ऐसे सबक जो हमें अपने जीवन में काम आ सकें, साथ ही कुछ ऐसे ज्ञान की बातें जो आज की युवा पीढ़ी समझ सके और उनसे उस रास्ते पर चलने के कुछ सबक ले सके। तो आज फिर हमारे साथ में एक ऐसे ही गेस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे। नाम है उनका शैलेंद्र सिंह राव, बांसवाड़ा के रहने वाले हैं और आज एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं, खासकर ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आज सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और वो है पर्यावरण संरक्षण का। जिस तरीके से हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इंडस्ट्रीज को प्रदूषण से बचाने के लिए किस तरह से कार्य किया जाए और उन्हें कैसे प्रदूषण से रोका जाए, इसको लेकर के वे कार्य करते हैं और एक सर्टिफिकेट उन कंपनीज को प्रदान करते हैं जिससे उन कंपनी को एक लाभ मिलता है कि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कितना काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं शैलेंद्र जी से, जानते हैं उनके इस काम के बारे में, उनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में और सीखने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सबक जो आपके काम आ सकें। तो आज हमारे साथ में है शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान में। धन्यवाद। और सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको दीपावली और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, और मेरी तरफ से आपको तथा आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को दीपावली और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना है। तो शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप एनवायरनमेंट की दिशा में जी, और इसकी शुरुआत पर भी आएंगे और आपके काम के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मैं तो जानता हूं, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते आपके बारे में, उन्हें पता चलना चाहिए आप कहाँ से हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, परिवार के बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, मैं वागड़ का निवासी हूँ, यहीं की पैदाइश हूँ। जो मेरा मूल निवास है वो है ठिकाना झांकरी, जो डूंगरपुर ज़िले में आता है जी। और आज भी हमारा घर परिवार, ज़मीन जायदाद सब कुछ झांकरी में है। बरसों पहले, लगभग 40-45 वर्ष पहले, माता पिता बांसवाड़ा में आकर स्थायी हो गए अपने अपने कार्यों की वजह से, अपनी जॉब्स की वजह से। और उसके बाद में हम तीन भाई बहन हैं, जिसमें मैं सभी से बड़ा हूँ और यहीं पे हमारा जन्म हुआ, यहीं पे हमारी शिक्षा दीक्षा ग्रेजुएशन तक हुई और बांसवाड़ा ही मेरी मिट्टी है, जहाँ पे मैं पला बढ़ा हूँ और यहाँ की मिट्टी में खेला हूँ। और उसके बाद में अपनी उच्च शिक्षा के लिए मैंने बांसवाड़ा से पलायन करके मैं अहमदाबाद में जाकर स्थायी हुआ। तो अहमदाबाद में आपने क्या एजुकेशन लिया और फिर वहाँ से इस क्षेत्र में आने के से पहले आप क्या करते थे? जी, अहमदाबाद में मैं 2005 के साल में गया था एमबीए करने के लिए, जहाँ पर 2005 से 2007 तक मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में एमबीए किया। मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो आईटी एंड मार्केटिंग था और स्पेशलाइजेशन अपना कंप्लीट करने के बाद में, एमबीए कंप्लीट करने के बाद में मैंने इंडिया की एक टॉप मोस्ट लॉ फर्म है जहाँ पर ज्वाइन किया एज ए ब्रांड मैनेजर उस लॉ फर्म का।
करीब 1 साल उस कंपनी में सन 2007 से 8 तक काम करने के बाद में मैं दुबई शिफ्ट हुआ, जहाँ पर मैंने इंटरनेशनल लेवल पर अग्रणी बैंक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड उसमें बिजनेस ऑफिसर के तौर पर 2008 में मैंने ज्वाइन किया था, जहाँ पर जो मेरा उत्तरदायित्व था वो बिजनेसेस के जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं उन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में लाना। उसके बाद में मैं 2008 में जब रिसेशन आ गया था तब मेरा वापस इंडिया आना हुआ। इंडिया में आने के बाद में मैंने सस्टेनेबिलिटी क्षेत्र को ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने एबलॉन क्लीन एनर्जी नाम की एक कंपनी है जो क्लैरिस ग्रुप का एक सब्सिडरी है, उसे ज्वाइन किया। और एबलॉन ज्वाइन करने के बाद में मुझे कार्बन क्रेडिट, सस्टेनेबिलिटी और इससे जुड़े जो नुआंसेस थे उनका ज्ञान हुआ, उनके बारे में पता चला। और जैसे जैसे उस कंपनी में आगे काम करते गए इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलती गई, अलग अलग सस्टेनेबिलिटी के प्रोजेक्ट से जुड़ना हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ये फील होने लग गया था कि सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि मैं फाइनेंस, अकाउंट्स, लॉ आदि क्षेत्रों में पहले अपने हाथ ट्राई कर चुका था, लेकिन अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहचानने में मुझे थोड़ा समय लगा। लेकिन जब ये पता लगा कि सस्टेनेबिलिटी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और मुझे आगे अपने करियर को इसी क्षेत्र में फोकस करना चाहिए, और तब मैंने निश्चय कर लिया कि आगे अब जो भी अगली जॉब या जो भी अपने करियर का अगला पड़ाव होगा वो इसी क्षेत्र में करूँगा। और वहाँ से मेरी सस्टेनेबिलिटी जर्नी की शुरुआत हुई। एबलॉन क्लीन एनर्जी के बाद में मैंने एक काफ़ी रेपुटेड कंपनी कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में जेंसॉल कंसल्टेंट्स को मैंने ज्वाइन किया एज अ सीनियर कंसल्टेंट, और उस कंपनी में मैंने कार्बन क्रेडिट क्षेत्र में अपना योगदान दिया। 2 साल उस कंपनी में काम किया। उसके बाद मैंने अन्य एक कंपनी में काम किया जहाँ पर एज अ असिस्टेंट जनरल मैनेजर फॉर मार्केटिंग मैंने काम किया 2 साल तक। और फिर सन 2012 में मैंने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया। लेकिन इस 4 साल की जर्नी के दौरान मैंने मार्केट के अंदर जो अपना एक नेटवर्क था उस नेटवर्क को बिल्ड किया। मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशन से जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ को कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में क्या तकलीफ़ें आ रही हैं और उन कंपनीज़ को किस तरह से उनकी सस्टेनेबिलिटी की जो पैरामीटर्स है, सस्टेनेबिलिटी की जो स्ट्रैटेजी है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, वहाँ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी कमी महसूस हुई। और मुझे लगा कि शायद अपने नेटवर्क का उपयोग करके मैं अपने खुद के स्टार्टअप को स्टार्ट करता हूँ तो शायद इन कमियों को मैं अपने स्टार्टअप के माध्यम से पूरा कर सकूँ। शैलेंद्र जी ने जो कंपनी बनाई, जो स्टार्टअप शुरू किया, आज वो यूनिकॉर्न है, यानी कि एक प्रतिष्ठित कंपनी है जिसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर सकती है। उसके अलावा आपके काम को देखते हुए पद्मश्री के लिए भी आपको जो है वो नॉमिनेट किया गया। एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं शैलेंद्र जी। और मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे ये कार्बन क्रेडिट जो आप बात कर रहे हैं, एक आम लोगों को अगर हम बताना चाहें तो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे काम होता है? देखिए, कार्बन क्रेडिट एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, ये एक सर्टिफिकेट है जी। अब कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उन्मूलन को या उसके अवॉइडेंस को। जी। अब ये अवॉइडेंस किस तरह से होता है कि यदि किसी के पास में 1 मेगावाट का सोलर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है, या ऐसी कोई भी गतिविधि कोई व्यक्ति, कोई इकाई कर रही है जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का उन्मूलन कर रहे हैं, इस चीज़ को जस्टिफाई करने में यदि वो सफल होते हैं तो हम एज अ कंसल्टेंट उन कंपनीज़ या उन व्यक्तियों, इकाइयों को हम जो है सपोर्ट करते हैं। और ये सर्टिफिकेट इस तरह से हम प्रतिपादित करते हैं कि आपने जो कार्य किया है उस कार्य से निश्चय ही 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट उन्मूलन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का। और जब ये चीज़ निष्पादित हो जाती है, थर्ड पार्टी ऑडिटर से वेरीफाई हो जाती है, तो संबंधित रजिस्ट्री वो संस्था है जो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स को सर्टिफाई करके इशू करती है। संबंधित रजिस्ट्री से हम रिक्वेस्ट करते हैं उस व्यक्ति या इकाई को उतना चाहा गया कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए। सो आम भाषा में हम कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट है वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उन्मूलन को निबद्ध करने के लिए। मतलब कोई कंपनी अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित कर लेती है जी, और ग्रीन ऊर्जा और ग्रीनरी में सहयोग करती है तो उसको एक क्रेडिट मिलता है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे वो लोग और इसको बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उनको क्रेडिट मिलता जाता है। जी, जितने भी बड़े पावर प्लांट्स हैं, सोलर पावर के, विंड पावर प्लांट्स जो हैं, जो रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादित करते हैं,
अगर आप देखें तो वो लाखों यूनिट रिन्यूएबल ऊर्जा का एक साल भर में जनरेशन करते हैं, करोड़ों यूनिट जनरेशन कर देते हैं। अब यदि उन्होंने ये रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादित नहीं की होती तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का जो दबाव है वो कोल आधारित जो बिजली घर है उन पर जाता। और यदि सेम अमाउंट ऑफ बिजली को उत्पादित करने के लिए कोल पावर प्लांट को ज़्यादा काम करना पड़ता, जिससे वो ज़्यादा कोल जलाते, ज़्यादा कोल जलने से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होती और वातावरण में जाती, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं। तो जब करोड़ों यूनिट आपने रिन्यूएबल एनर्जी से बना ली हैं तो कोल बिजली घर पे, ताप बिजली घर पे आने वाला जो दबाव था वो आपने कम कर दिया। मतलब थर्मल पावर प्लांट जो है, थर्मल पावर प्लांट है, वो जब कम जलेगा, कम प्रदूषण होगा, तो वो कम प्रदूषण करने का श्रेय आपको सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिलेगा जी। आज भारत में कई सारी कंपनीज हैं, कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो एक कैप्टिव पावर प्लांट के तौर पर भी अपने रिन्यूएबल ऊर्जा की इकाइयाँ लगाते हैं, जिससे उत्पादित होने वाली बिजली वो स्वयं के कंजम्पशन के लिए रखते हैं। और कई सारी इकाइयाँ और कई सारे पावर प्रोड्यूसर हैं जो रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादित करके या तो सरकार को बेचते हैं या दूसरी कंपनीज को उनकी पावर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेचते हैं। किसी भी माध्यम से आप रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषण को घटा रहे हैं। इसके साथ ही कई गतिविधियाँ अलग भी हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गतिविधियाँ हो गई, जिसमें आप जो बायोमिथेनेशन से होने वाली जो प्रदूषण है, मीथेन गैस को आप कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर भी आप कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में भी आप कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं, जिसमें एक वर्जिन प्लास्टिक को बनाने की जगह आप प्लास्टिक को रिसाइकल करके और उसी के इंडस्ट्री ग्रेड या फूड ग्रेड आप बनाते हैं दाने, तो वहाँ पर भी आप कंपैरेटिवली कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। इस तरह से कई सारी गतिविधियां ऐसी है कि इस विश्व में 170 टाइप की कार्बन क्रेडिट्स होती हैं और हर एक गतिविधि में कार्बन क्रेडिट को देने के मानक अलग अलग होते हैं। तो जैसे हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण कई तरह के होते हैं जी। जैसे वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया। और बात करते हैं तो जैसे ओजोन पर जो काफ़ी दबाव पड़ रहा है, ओजोन की परत भी जो है डैमेज हो रही है जी। तो इसमें जो आप बात कर रहे हैं क्रेडिट स्कोर की या जो क्रेडिट की, तो इसमें सभी तरह के प्रदूषण शामिल हैं या सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र में या पर्यावरण को लेकर के जो है वही है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस में तो कई सारी हानिकारक प्रदूषण करने वाली गैसेस सम्मिलित होती हैं, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC और IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनको उनके हजार्डस कॉशन, मतलब कि वो गैस कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म कर सकती है, उससे घटते हुए क्रम में उन्होंने 6 गैसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका मीथेन हो गया, आपका जो HFC, PFC इस टाइप की गैसेज होती हैं। तो 6 प्रकार की गैसेज हैं कि जिनका कार्बन कॉशन जो है, जो हजार्डस कॉशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कई गैसेज ऐसी हैं कि आप यदि 1 टन उस गैस का प्रदूषण करते हैं तो वो 21,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषण के बराबर होता है। इतना ज़्यादा वो हानिकारक होती हैं। तो प्राइमरीली ये जो 6 गैसेज हैं, इन 6 गैसेज के उत्सर्जन को घटाने का लक्ष्य IPCC और UNFCCC के द्वारा निर्धारित किया गया। इसके अलावा भी कई प्रकार की गैसेज हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा उनका उत्सर्जन होता है, जो सीधा ही ओजोन परत पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो उन गैसेस को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि भाई इन गैसेस का भी उत्सर्जन कम होना चाहिए, लेकिन प्राइमरीली 6 गैसेस जो जिन्हें 6 आइडेंटिफाइड GHG गैस कहा जाता है, उनके उन्मूलन के ऊपर ज़्यादा प्रयासरत हैं। तो आप ये जो काम कर रहे हैं, जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो उस समय कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कंपटीशन भी रहे होंगे उस समय जी। या उस समय बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, तो क्या दिक्कतें आई आपको ये शुरुआत में और फिर आपने इसको मैनेज कैसे किया? देखिए, जब मैंने 2012 में शुरुआत करी थी तो आई वॉज 1 मैन आर्मी। ओके। और अकेले ही बिल्कुल शुरुआत करी थी। और क्योंकि एक सर्विस क्लास बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता था, मेरे माताजी पिताजी और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में सभी लोग सर्विस क्लास से हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, कोई प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ थे। लेकिन मैं
अपने परिवार से एक बिजनेसमैन बन के जब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा था, तो शायद लोगों को ऐसा था कि अभी तक किसी ने बिज़नेस किया नहीं है परिवार में, शायद आप कैसे इसमें सर्वाइव कर पाओगे। तो शुरुआती चैलेंजेस तो आए, क्योंकि मेरे पास में टीम नहीं थी शुरू में। अकेले ही एक जगह से दूसरी जगह, सभी जगह अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए मुझे दौड़ना पड़ता था। खुद ही प्रोजेक्ट्स को लाना मार्केट से, खुद ही उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके उन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना, खुद ही उन प्रोजेक्ट्स की थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने के लिए साइट्स के ऊपर जाना वगैरह, ये सारी गतिविधियाँ लगभग 1 साल तक मैंने स्वयं अकेले की। जब बिज़नेस में थोड़ा कैपिटल जनरेट होना चालू हुआ, कुछ रेवेन्यू आना चालू हुआ साल भर के बाद में, उसके बाद में मैंने 1-2 एम्प्लॉइज़ हायर किए। एम्प्लॉइज़ को हायर करने के बाद में मुझे मेरे एडिशनल हैंड्स हो गए, जिससे थोड़ा मेरे ऊपर दबाव कम पड़ा, तो मैं फोकस होके बिज़नेस डेवलपमेंट पे काम करता था और बाकी की टीम अपनी अलग गतिविधियाँ करती थी। और इस प्रकार से धीरे 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 टीम साइज़ एक्सपांड होती गई, बिज़नेस एक्सपांड होता गया और आगे बढ़ते गए। तो आज कितनी टीमें आपके पास में और कितने क्लाइंट्स के लिए आप काम कर रहे हैं? कुछ बड़े क्लाइंट्स जो आपके हैं? जी, तो वर्तमान में क्रेड्यूस टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड जो मेरी कंपनी है, एक ग्लोबल लेवल पर हम अपने प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। वर्तमान में 700 से अधिक प्रोजेक्ट्स हम लोग मैनेज करते हैं, जिसमें सभी प्रकार के प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जिसमें सबसे ज़्यादा हैं, और ग्लोबल लेवल पर कई सारी कार्बन रजिस्ट्रीज़ के ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको रजिस्टर करवाते हैं। और साथ ही साथ यदि क्लाइंट्स की मैं बात करूं, तो रिलायंस, टाटा, अदानी ग्रुप जैसे जो भारत की नामी कंपनीज़ हैं, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। यदि मैं अपने कार्बन क्रेडिट के बायर्स बेस की बात करूं, तो एसईटी ग्रुप, एसटीसी ग्रुप, फेसबुक, अमेज़ॉन, इन सभी के साथ में हमने कार्बन क्रेडिट्स के एक्सपोर्ट के डील्स किए हुए हैं, आईरेक के एक्सपोर्ट के डील्स किए हुए हैं। सो कार्बन क्रेडिट, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स आदि अनेकों सर्टिफिकेट्स के क्षेत्र में इंटरनेशनल क्लाइंट बेस हमारा है। वर्तमान में 700 से ज़्यादा प्रोजेक्ट और 400 से अधिक ग्राहकों के साथ में इंडिया की एक अग्रणी कार्बन क्रेडिट और 360 डिग्री सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के तौर पर हमारी कंपनी जानी जाती है। तो कितने देशों में काम चल रहा है आपका? देखिए, देशों का तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन हम सभी ज्योग्राफी में, सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हमारा बायर बेस है और हमारा कंसल्टेंट्स का बेस है। जिस कॉन्टिनेंट में जहाँ जो आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से उन बेसिस को एक्टिवेट करके वहाँ पर काम किए जाते हैं। तो जब आप बांसवाड़ा से निकले थे जी और अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए, जी, तो एक सपना रहा होगा कि भाई हमें ये करना है, ये करना है। तो वो अचीव करने में आपको कितना समय लगा? जो आप बता रहे हैं कि आपने जो है वो एक तरह से अपने आप को खोजा, अपने उस लक्ष्य को खोजा और आज एक बड़ी कंपनी आपने खड़ी कर दी। तो जब आप निकले थे तब से लेकर के अब तक में बांसवाड़ा के अंदर क्या बदलाव देखा, और यहाँ पे किन और चीज़ों की ज़रूरत है कि जिससे ये भी एक प्रगतिशील शहर के रूप में जो है वो जाना जाए? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि सन 2004 में, 4-5 में जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, ऑनेस्टली उस टाइम पे बांसवाड़ा में एक ट्रेंड शुरू हुआ था बाहर जाकर पढ़ाई करने का यहाँ के बच्चों में, और अधिकतर जो बच्चे थे वो बड़ौदा, जयपुर, पुणे इस तरफ अपना रुख ज़्यादा करते थे। सबसे ज़्यादा हमारे समय के जो स्टूडेंट्स थे वो जयपुर जाना ज़्यादा पसंद करते थे। इवन मेरे नज़दीकी फ्रेंड्स ग्रुप में सभी लोग वहाँ पे गए। लेकिन एक चीज़ जो उस टाइम पे 2004-5 में बांसवाड़ा, क्योंकि एक अब तो एक काफ़ी विकसित शहर है, लेकिन 2004-5 में ये कस्बे के बराबर हुआ करता था हमारा शहर, और एक छोटा शहर होने के नाते यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम थी। सुविधाएं लगभग बहुत नॉर्मल सी थी, कुछ खास नहीं थी। जबकि आज के युग में तो हर छोटे बच्चे के पास में मोबाइल फ़ोन है, और उस ज़माने में जब मैं एमबीए करने गया तब पहली बार मुझे मोबाइल फ़ोन मिला था। तो अगर ऐसी चीज़ों से हम देखते हैं तो जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ और सबसे ज़्यादा करियर गाइडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ वो बांसवाड़ा में बिल्कुल नहीं थी जी। मुझे कुछ करना है क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। अधिकतर लोगों की यही ये मेंटालिटी थी कि मेरा दोस्त एमबीए करने गया है, मैं एमबीए करने जाऊंगा। मेरा दोस्त फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा है तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग करने जाऊंगा। क्योंकि यूथ या हमारे एज ग्रुप के बच्चे उस समय जो थे वो ज़्यादा कुछ एक ब्रॉड उनका आउटलुक नहीं था। मैं जब यहाँ से गया,
अहमदाबाद और अहमदाबाद जाने के बाद में जब मैंने बांसवाड़ा से बाहर की दुनिया को देखा, तब मुझे लगा कि नहीं, करियर में बहुत सारे स्कोप्स थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। हमारे यहाँ पे हम सिर्फ एक कूप मंडूक की तरह सिर्फ 1 या 2 करियर लक्ष्यों को लेके बैठे थे, जबकि यहाँ से बाहर निकलने के बाद में काफ़ी सारे स्कोप्स थे जिनमें करियर बनाया जा सकता था। लेकिन अब वो चीज़ें बदल गई। अब जब मैं बांसवाड़ा को देखता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी प्रतिष्ठित और काफ़ी अच्छे शिक्षण संस्थान हैं जो बांसवाड़ा में आ गए हैं। काफ़ी जो यहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं वो काफ़ी मजबूत हुई है। बांसवाड़ा का काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी विकास हुआ है। बाहर की कंपनीज़ यहाँ पे आ रही है, जिससे बाहर के लोगों का भी यहाँ पे मिक्सअप हुआ है। उससे एक बेसिक जो मेंटालिटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया। और सोशल मीडिया के माध्यम से तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को अब करियर स्कोप्स और इन बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो एक काफ़ी बदलाव मैं इसमें देख रहा हूँ और चाहता हूँ कि युवाओं से तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, जो आज की पीढ़ी है उनसे तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और जो आपका पसंदीदा फील्ड है उस पसंदीदा फील्ड में आप अपनी तरफ से पूरे जी जान से लगा के और उसको प्राप्त करिए। बाकी भेड़ चाल में आपको नहीं फंसना है कि कौन क्या कर रहा है उसकी देखा देखी करके यदि आप करने जाएंगे तो आप अपनी स्वयं का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को भूल बैठेंगे। तो आप वो करिए जो आपको पसंद है और उसमें जी जान से जुट जाइए, जैसा मैंने भी यही किया था। शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि क्या होता है कि जब हम अपने एरिया में रहते हैं, जो एक छोटे से क्षेत्र में रहते हैं, तो एक सीमित जो है वो हमारी सोच हो जाती है। उस सोच को बड़ा करना ज़रूरी है। और आज तो इंटरनेट का ज़माना है जी, शैलेंद्र जी, लोग पूरी दुनिया को बैठे बैठे मोबाइल पे देख सकते हैं। बिल्कुल। और हर तरह का एजुकेशन फील्ड है, हर तरह का जो है वो रोजगार के अवसर हैं, हर तरह के बहुत सारे जो है वो नए फील्ड खुल गए हैं। तो युवाओं को लेकर के जो एक सोच है वो धीरे धीरे बदलनी चाहिए। जी, और दूसरा ये कि जैसे आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में अगर कोई युवा आना चाहता है जी, तो वो क्या तैयारी करे, क्या पढ़ाई करे, कैसे क्या कोर्स कर सकता है जो इस फील्ड में आ सकता है और अपना भविष्य बना सकता है। जी। देखिए, सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। सिर्फ कार्बन क्रेडिट का कार्य ही सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे स्कोप्स आते हैं। आप फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में यदि कार्य करते हैं वो भी सस्टेनेबिलिटी से ही जुड़ा हुआ है। आप किसी भी प्रकार से ग्रीन हाउस गैस के उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ESG के क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो भी आपका सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में ही आता है। तो इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा। इस काफ़ी बड़े दायरे में आपको अपना लक्ष्य चुनना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। मेरा इंटरेस्ट फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर है, तो आपको उस दिशा में उससे संबंधित आपको पढ़ाई करनी है। आपका फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको उससे संबंधित पढ़ाई करनी है। लेकिन मूलतः ये मोर और लेस एक किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित फील्ड है। क्योंकि मैं स्वयं एक इंजीनियर नहीं हूँ, मैं आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ, लेकिन एक कम्प्लीटली साइंस और इंजीनियरिंग बेस्ड फील्ड में मैंने अपनी कंपनी बनाई। तो इसमें कुछ योगदान जो है मेरे शुरुआती एक्सपीरियंस का रहा और कुछ योगदान मेरे अपने निजी अनुभव और इंटरेस्ट का रहा। तो आपका, हाँ, ये ज़रूरी है कि आपका जो पढ़ाई का फील्ड है वो कुछ सिमिलर हो, लेकिन बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं कि यदि आपने उस क्षेत्र की पढ़ाई नहीं की है तो आप सस्टेनेबिलिटी क्षेत्र में करियर नहीं बना सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको इस चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान कई माध्यमों से आप लेते रहें और आप अपने प्रयास करते रहें कि ऐसी किसी कंपनी या संस्था के साथ जुड़े जहाँ पर आपको कुछ शुरुआती मौके मिले इस क्षेत्र में काम करने के और आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हुए हों, सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और ये कार्बन उत्सर्जन को कैसे रोका जाए, इसके क्षेत्र में कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज और अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कई यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार और उसमें जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा ये कि करियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं। मतलब सिर्फ अगर हम एक सोच की बात करें, वागड़ की सोच की, तो हमें टीचर बनना है या पटवारी बनना है या ग्राम सेवक बनना है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे युवा पीढ़ी आगे जा सकती है। तो शैलेंद्र जी ने जैसे आर्ट से पढ़ाई की लेकिन अपने अनुभवों से सीखा और सीखने के बाद उन्हें लगा कि इस क्षेत्र में अवसर हैं और मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने उसके लिए अपने आप को तैयार किया, मेहनत की और उस क्षेत्र में वे आगे बढ़े और आज सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं।
तो शैलेंद्र जी, अभी जैसे हम बात करें तो बांसवाड़ा में भी जो है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो जी शुरू होने वाला है। अभी मोदी जी आए थे, उन्होंने जी शुरुआत की। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जैसे यहाँ पे कई लोगों ने ऐसा भी भ्रम फैलाया कि उससे जो है वो कुछ नुकसान हो सकता है, ये होगा वो होगा, जी रेडिएशन की प्रॉब्लम बता रहे थे। जी। तो इस अब जो नई तकनीक आई है उसके हिसाब से ये जो कितना मतलब कि ऐसा है जैसे खतरा ना हो। देखिए, आज पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो सोलर पावर, विंड पावर तो एक क्लीन एनर्जी का सोर्स ही है, लेकिन विश्व में सबसे बहुतायत में जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सबसे सेफेस्ट सोर्स माना जाता है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, जो अपने निजी स्वार्थ और लाभ के लिए लोग भ्रम फैलाते हैं यदि, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि आप तकनीकी रूप से न्यूक्लियर पावर को देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की संरचना कुछ इस तरह से होती है कि वो सबसे ज़्यादा सेफ होता है। उसके अंदर जिस ग्रेड का जो न्यूक्लियर सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, जो भी प्लूटोनियम या यूरेनियम यूज़ किया जाता है, तो वो उस ग्रेड का नहीं होता है कि सीधा उसका एक्सपोजर जब तक ना हो तब तक वो रेडिएट करके किसी तरह एक मास लेवल पर हार्म नहीं पहुंचाएगा। और जब ये प्लांट बनाए जाते हैं तो इन प्लांट की संरचना इतनी मजबूत और इन प्लांट का जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर होता है वो इतना यूनिक और इतना सेफ होता है कि वहाँ से किसी तरह के न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक की प्रथम दृष्टया कोई संभावना नहीं होती है, जब तक कि वहाँ पर कोई मेजर दुर्घटना ना हुई हो, जब तक कि वहाँ पर कोई आउट ऑफ कंट्रोल परिस्थिति सर्जित ना हुई हो। तो मेरे ख्याल में देखिए, दुर्घटना से तो हर तरह का नुकसान संभव है, ये सिर्फ न्यूक्लियर के क्षेत्र में ही नहीं, कोई भी दुर्घटना हो, नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि सिर्फ न्यूक्लियर की बात करें तो जब तक किसी बाहरी दुर्घटना का अंदेशा नहीं होता है या किसी ऐसी तकनीकी खराबी का अंदेशा नहीं होता है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है, तब तक न्यूक्लियर से बैठे बैठाए कोई रेडिएशन फैलने का खतरा नहीं है। इसलिए भ्रांतियों को पाले बिना हमें सहयोग करना चाहिए अपने प्रशासन का और साथ ही इन सरकारी कंपनीज़ का कि जो यहाँ पे पावर प्लांट को स्थापित कर रही हैं और साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं। तो मतलब जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि आज देश भर में कई जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं और अब तक वहाँ से कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी दुर्घटना सामने नहीं आई है जो रेडिएशन के कारण हुई हो या किसी प्रकार की ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो जिससे आम जन की हानि हुई हो। तो ऐसे जो भ्रम है उन भ्रम पे ध्यान नहीं दे करके हमें अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। ये रोज़गार के कई नए अवसर लेकर के आएगा। यहाँ पे हम जो देखें तो वागड़ के विकास को लेकर के आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम तरसते हैं और आज बांसवाड़ा जिला, जिसे पहले काला पानी कहते थे, और आज जो है वो धीरे धीरे विकास की राह पे बढ़ रहा है। तो हम सबको इसके अंदर सहयोग करना चाहिए। तो शैलेंद्र जी, बातचीत के हम आखिरी दौर में हैं जी, और आप बांसवाड़ा से इतने दूर रहते हैं, देश विदेश में घूमते हैं, तो आपको वागड़ कितना याद आता है? देखिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहते हैं। तो चाहे देश विदेश में हम कितना भी घूम लें, आप अपनी कर्म भूमि बदल सकते हैं, आप अपनी जन्मभूमि कभी नहीं बदल सकते हैं। तो कर्म भूमि मेरी हमेशा बदलती रही है, कभी इंडिया में, कभी आउट ऑफ इंडिया, लेकिन जन्मभूमि मेरा वागड़ और वागड़ की धरती ही है। इसी मिट्टी से हम पैदा हुए हैं और चाहेंगे कि इसी मिट्टी में अंत में समा जाएंगे। और वागड़ तो रगों में बसता है सर, और आते जाते रहते हैं, यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं। यदा कदा जब भी समय मिलता है क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता भी रहता हूँ। तो वागड़ तो मेरे साथ ही है हमेशा। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद। जैसा कि मैं कहता हूँ अक्सर, अपनी 4 पंक्तियों से याद करता हूँ ऐसे लोगों को कि महलों में रहकर भी तन्हाइयों का असर भर देता है, और जब आराम चाहिए तो वो काम मेरा घर कर देता है, और मैं समंदर भी पी लूँ तो मेरी प्यास नहीं बुझती यारों, मेरे घर का एक लोटा पानी मुझे तर कर देता है। तो बांसवाड़ा के लोग आज देश विदेश में हैं, कई अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं, वागड़ के गौरव हैं। ये वागड़ के वो रत्न हैं जिन्होंने बांसवाड़ा और वागड़ का नाम देश विदेश में पहुंचाया, यहाँ की प्रतिभाओं को कई अवसर दिए और यहाँ के बच्चों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने कि वो उनके पथ पर चलकर जिंदगी में सफलता के लिए कुछ और कर सकें। तो शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। BBC राजस्थान में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बातचीत से कुछ अच्छा ज्ञान मिला होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, खास करके उस युवा पीढ़ी को जो इस क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो शख्सियत में आज इतना ही।
और फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कार्यक्रम में अपने किसी नए गेस्ट के साथ में, जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में और सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सबक जो हमारे जीवन में काम आ सकें। तब तक दीजिए इजाज़त। सबको नमस्कार।